वेलकम टू जीनोम एकेडमी। कल 25 जुलाई इवनिंग में CSIR का जो NTA का स्कोर है, ये स्कोर कार्ड आया है। तो NTA का जो स्कोर है इसको कैसे देखना है, तो सबसे पहले आपको NTA की वेबसाइट पे जाना है, NTA CSIR। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका ज्वाइंट CSI UGC नेट है ना, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, आपका DOB है ये, और ये आपका सिक्योरिटी पिन है। इसको फिल करने के बाद लॉगिन करना है और आपका NTA स्कोर आपके सामने है। अब NTA स्कोर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है NTA स्कोर। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि परसेंटाइल और परसेंटेज ये क्या है ना। तो देखिए, जो NTA स्कोर में परसेंटाइल होता है, अगर मान लीजिए कि किसी का 90 परसेंटाइल या किसी का 95 परसेंटाइल, तो 95 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि 95 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर अगर मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में लगभग जो है 80,000 स्टूडेंट, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट में 80,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे। इस 80,000 का जो 5% स्टूडेंट होंगे, टोटल जो 5% स्टूडेंट हैं, वो 5% स्टूडेंट आपसे, अगर आपका परसेंटाइल 95 है तो 5% स्टूडेंट आपके बराबर हैं या फिर आपसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। अगर किसी का परसेंटाइल 99 आ रहा, तो इसका मतलब कि इस 80,000 का जो 1% स्टूडेंट होगा वो आपसे ज़्यादा या आपके बराबर स्कोर किया है। अगर किसी का परसेंटाइल बहुत कम है, मान लीजिए कि 30 परसेंटाइल है, तो 30 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 70% स्टूडेंट है ना, या अगर किसी का परसेंटाइल 50 है तो 50 का मतलब ये होता है कि 50% स्टूडेंट आपसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो इस 80 का 50% हो जाता है 40,000, यानी कि 40,000 स्टूडेंट, अगर आपका परसेंटाइल 50 है तो 40,000 स्टूडेंट आपसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, गेन किए हैं। तो ये होता है परसेंटाइल। और जो परसेंटेज होता है वो तो आपका कितने परसेंट मार्क आप पाए। अब देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था लाइफ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, 6 जून को हुआ था 2023 में। तो इस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होगा, ये पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 17 सितंबर 2022 में, इसका जो कट ऑफ था, इसी के बेसिस पे ये वाला कट ऑफ देखते हैं और इस बार का कट ऑफ क्या होगा इसी के बेसिस पे देखते हैं। तो मैं लाइफ साइंस को यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं JRF की बात करूँ तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है यहाँ पे 98.8 परसेंटाइल होना चाहिए JRF के लिए, जबकि EWS का 96 है और लगभग इतना ही OBC का भी है। SC ST का जो है 90 और 84 रिस्पेक्टिवली, और PWD का बहुत कम है, 61 है। इसी तरीके से अगर आप लेक्चरशिप नेट का देख रहे हो तो नेट नेट जो है अनरिजर्व का 97 परसेंटाइल, 97.5 परसेंटाइल होना चाहिए। और इस तरीके से आप देख सकते हो EWS का 94 है, OBC का 92 है, और SC ST कैटेगरी में भी परसेंटाइल कम है, यहाँ पे 86 से 78 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जो इस बार जो है, इस बार भी कट ऑफ आएगा जो अभी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड आया है। और रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी जो है आने वाला है, विद इन 1 वीक जो है रिजल्ट आ सकता है। अब अगर आपके परसेंटाइल 90 प्लस है या 95 प्लस है, तब तो कुछ उम्मीद रहता है कि सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। सिलेक्शन JRF नेट हो रहा है, 90 या 90 प्लस परसेंटाइल है, हालांकि 98 प्लस होना चाहिए परसेंटाइल, जहाँ पे 100% सिक्योरिटी रहता है कि हाँ हो जाएगा इस बार सिलेक्शन। अगर इससे कम है आपका तो अभी से JRF की तैयारी स्टार्ट कर दें
और जेआरएफ की तैयारी जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या जो है क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कितना आपको डेली का रूटीन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग होते हैं कि मान लीजिए कि अभी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर 23 में होने वाला है, और अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो है 4.5 मंथ लगभग आसपास हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी जो है जब लास्ट का 1-2 मंथ बचेगा तब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी से आपको जुड़ जाना है, अभी से आपको यहाँ से लगना है, एग्ज़ाम की तैयारी करना है। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सारे यूनिट्स को ध्यान में रखना है। टोटल जो है 1 to 13 यूनिट्स CSIR के लाइफ साइंस का जो सिलेबस है इसको अच्छे से कवर करना है। अब पूरा 13 यूनिट पढ़ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको लगभग जो है, अगर आपने 8 यूनिट प्रॉपर तरीके से तैयारी किया है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 2 और यूनिट ऐड कर लेना चाहिए। लगभग जो है आपको 10 यूनिट पढ़ना चाहिए। अगर आप 10 यूनिट पढ़ रहे हैं अच्छे से तब 100% सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि हर यूनिट से जो है 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ यूनिट्स जो हैं उसके पोर्शंस का किसी एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, किसी एग्जाम में कम आते हैं। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 30 to 35 मार्क्स जो है हर एक यूनिट से आते हैं। अब अगर आपने 10 यूनिट्स कवर किया है और 10 यूनिट्स में अगर आप 30 के बजाय उसका 50% करते हैं, यानी कि 15 मार्क्स अगर लाते हैं, 15 मार्क्स ला रहे हैं, तो 10 into 15 150 का टारगेट आपका होता है। और कम भी हो जाता है तब भी आपका 110 के आसपास मार्क्स बनने चाहिए, मिनिमम इतने बनने चाहिए तब जाके सिलेक्शन होना। इसीलिए इतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर 8 से कम पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर सेलेक्टेड पढ़ोगे आप तो वही क्वेश्चंस केवल कर पाओगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप जो है कवर करोगे उतना ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा सिलेक्शन होने का। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा आप सेलेक्ट कर पाओगे, तीसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये हुआ आपके यूनिट्स सब पढ़ने। और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है कैसे पढ़ना है, सबसे बेसिक यूनिट जो होते हैं वो 2 यूनिट होते हैं। जो पहली यूनिट होती है बायोकेमिस्ट्री, पहली यूनिट है बायोकेमिस्ट्री। आपका दूसरा यूनिट है सेल बायोलॉजी का, लगभग हाफ पोर्शन है। फोर्थ यूनिट में भी सेल बायोलॉजी है। तो सबसे पहले ये दोनों यूनिट आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें बेसिक्स है। बायोकेमिस्ट्री बेसिक्स है, सेल बायोलॉजी बेसिक्स है। ये जब आपका कंप्लीट होता है तब आप जो है बायो एनर्जेटिक्स पढ़िए एंड प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िए। बायो एनर्जेटिक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी या फिर प्लांट से बैकग्राउंड से, या प्लांट साइंस या बॉटनी नहीं है आपका सब्जेक्ट, जुआलॉजी है, फिर भी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िए, क्योंकि जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहुत लेंदी है। और जो प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं और यहाँ से चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो है आप जो है डेवलपमेंटल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5th यूनिट है लाइफ साइंस में आपका, डेवलपमेंटल पढ़िए, डेप बायो पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस हो भी जाते हैं। डेवलपमेंटल पढ़िए। और आपको जेनेटिक्स पूरा कवर करना है, जो 7th यूनिट है। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस बायोलॉजी है, जेनेटिक्स को आपको मिस नहीं करना है। प्लस इसी के साथ ही साथ मॉलिकुलर बायोलॉजी पूरा पढ़ना है। मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपका डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का म्यूटेशन है, डीएनए डैमेज है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन है, डीएनए रिपेयर है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना रहेगा। डीएनए कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स क्वाइल करते हैं। इसके बाद आरएनए आपको पूरा रेप्लिकेशन पढ़ना है, कितने टाइप्स के होते हैं, आरएनए की प्रोसेसिंग क्या है, आरएनए साइलेंसिंग क्या होते हैं, लाइक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, अलग अलग टाइप के प्रोसेस यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आपको प्रोटीन्स जो है ट्रांसलेशन पढ़ने हैं। प्रोटीन्स में कितने टाइप्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्या कोडॉन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को। और एंटीबायोटिक्स का क्या इफेक्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, पूरा मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और जेनेटिक्स भी पूरा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। लास्ट में आप जो है
RDT एंड टेक्निक्स पढ़ सकते हैं। RDT एंड टेक्निक्स जो है पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा जो है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स जो है। RDT टेक्निक्स से ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको RDT और टेक्निक्स बहुत मतलब अब डिफ़िकल्टी लगता है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला आपका यूनिट्स हो जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इकोलॉजी है, फिर इवोल्यूशन है, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर है, इसके साथ ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं, 2 यूनिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री एक यूनिट हो जाता है, दूसरी सेल बायोलॉजी हो जाता है। हालांकि बायोकेमिस्ट्री में बायोएनर्जेटिक्स का पोर्शन है, ये 2 ही यूनिट है अभी। सेल बायोलॉजी अकेले में 1.5 यूनिट है, 1.5 यूनिट है। इसी में आपका इम्यूनोलॉजी का भी पोर्शन होता है 4th यूनिट का। तो ये आपका पूरा 4 यूनिट यहाँ पे हो जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी 5 यूनिट हो जाते हैं, डेवलपमेंटल 6 हो जाएगा, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जो है 8 हो जाएगा, RDT टेक्निक्स ये 13th यूनिट है, ये 9 हो जाएगा, इकोलॉजी एवोल्यूशन 11 हो जाएगा। आपका मेथड्स इन बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ये आपका टोटल मिला के 13 यूनिट्स होते हैं। आप अगर उन चीज़ों में जैसे डाइवर्सिटी है उनमें अगर आपने काफ़ी अच्छे से अपने कोर अगर बॉटनी या जूलॉजी से आपने MSc किया है तो वो ज़्यादातर ईजी ही रहता है। और कुछ ऐसे वीडियो मेरे मतलब ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म में मैंने 2 वीडियो पोस्ट किया है, उसको आप देखिए। तो उन वीडियोज में आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। तो उन वीडियोज में डाइवर्सिटी के कुछ पोर्शंस कवर कराए गए। तो ये आपको इतना अच्छे से पढ़ना रहेगा, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो ये इतना पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, आप देखो अगर एक बार एग्जाम होता है तो वन जो है 25 क्वेश्चन लाइफ साइंस से आते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से, तो 145 हो जाता है। तो 125 एक बार में है, तो एक साल में 2 एग्जाम होते हैं, तो 250 क्वेश्चंस आते हैं आपका एक साल में। तो अगर हम 10 ईयर्स की बात करेंगे, 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो ये हो जाएगा 2500 क्वेश्चंस। अब अगर आप डेली जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर डेली आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो है एक महीने में 600 क्वेश्चन होता है ना। इस तरीके से अगर आप जो है 4 से 5 महीने का टारगेट बनाते हो, तब आपका पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप जो है पूरा 2500 क्वेश्चन ही सॉल्व करें। इसमें से अगर आपने जो है 1500 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे जिसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन सी के क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। सेक्शन सी के क्वेश्चन डेली आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज से ही स्टार्ट करना है। अगर नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दें क्वेश्चन सॉल्व करना। जितना पढ़ें उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से नॉलेज भी गेन होता है, आपका कॉन्सेप्ट भी और भी क्लियर होता है। और अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में, उसकी अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।